नमस्कार प्यारे बच्चों, अभिनंदन है आपका मेरे साथ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि आज मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ भौतिक रसायन का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है रासायनिक बल गतिकी कि इसका मतलब कुछ गति इसमें हो रही है। किसमें हो रही है? रसायनों में। तो रसायनों में गति कैसे पॉसिबल है वही हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के बारे में। यानी आज हम जानेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जिसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक बल गतिकी जो है वो क्या है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाविधि के बारे में भौतिक रसायन की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो कौन सी शाखा में अध्ययन कर रहे हैं? भौतिक रसायन में। आप जो रसायन पढ़ते हैं, रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? 3 ब्रांचेस हमारी कौन कौन सी? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो भौतिक रसायन में जहां हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में हम जहां जानेंगे वही क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हम इसमें जानेंगे और समझेंगे वो देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्या? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अभिक्रिया का वेग। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद में हम जानेंगे वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम, आणविकता तथा क्रिया विधि। तो ये सारा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? कि भौतिक रसायन की वो शाखा जिसमें हम क्या जानेंगे कि जो क्रियाविधि हो रही, किसके मध्य हो रही है? क्रियाविधि हो रही है हमारे रासायनिक अभिक्रिया। देखो, कोई भी क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ते आ रहे हो। तो केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट, नई चीज बन के हमारे सामने आती है, हम ये पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रिया कारक आपस में भाग लेते हैं क्रिया में, है ना, और क्या बनता है? एक नया प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है। तो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी क्रिया कारक भाग लेते हैं और उत्पाद बनता है। अब इस तरह से जब क्रिया कारक भाग ले रहे हैं तो उनमें अभिक्रिया कैसे हो रही है, उनका वेग क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, किसमें जानेंगे? रासायनिक बल गतिकी के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, यानी अभिक्रिया की वेग होता क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं, वेग नियम क्या है, आणविकता क्या है, क्रियाविधि क्या है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी हमारे पहले टॉपिक से, पहले लेक्चर से, जिसका नाम है अभिक्रिया का वेग। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के बारे में। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया का वेग। तो वेग जैसे ही नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम कहाँ जाते हैं? हमारा दिमाग जाता है फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वेग का मतलब होता है एकांक समय में विस्थापन, यानी कि हम कह सकते हैं विस्थापन बटे में समय क्या है? वेग। और एक ये सदिश राशि है, आपको पता है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ तो हम अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे हैं, यानी अभिक्रिया का वेग क्या है? क्या समय में विस्थापन हो रहा है इसमें, या हो क्या रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें? इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन
ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? क्रियाकारक। बनता क्या है? उत्पाद। यही पढ़ते आए हम। यानी कि जब भी हम अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं क्रियाकारक। ठीक है, क्रियाकारक जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यही बोलते हो क्रियाकारक। क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेकर के और क्या बनाते हैं? क्रियाकारक बनाते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है इकाई समय में अभिकारक, क्रियाकारक क्या होता है? अभिकारक। क्रियाकारक या अभिकारक जो है वो या फिर उत्पाद, दोनों की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट की बात भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दोनों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी किस में परिवर्तन होगा? सांद्रता में। किसके साथ होगा? समय के साथ। यानी कि हर एक क्षण में सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा? अभिक्रिया का वेग। यानी एकांक या इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? हमें पता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें हम किस तरह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, क्या ना? अभिक्रिया का वेग। तो इसमें हम यानी किस तरह की अभिक्रियाओं के वेग को हम जानेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी तरह की अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों बहुत तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं या रिएक्शन, या कह सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं तेज गति से होने वाली या तेज गति से होने वाली अभिक्रिया। अब तेज गति से होने वाली अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी? यानी बहुत फास्ट अभिक्रिया होगी। कैसे होगी? देखो, तेज गति से या तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कैसे? देखिए, NaCl रिएक्ट करता है किससे? AgNO3 से। AgNO3 से क्या बनेगा? प्रोडक्ट या उत्पाद हमारे पास में बनेगा AgCl प्लस NaNO3, यही बनेगा NO3। देखो, अब कुछ खास नजर आ रहा है इसमें। क्या नजर आ रहा है? देखो, हमें पता है NaCl में Na किस में है? Na प्लस में। Cl किस में है? माइनस में। Ag किस में है? Ag प्लस में। NO3 किस में है? NO3 माइनस में। यहाँ पर भी Ag क्या है? प्लस। Cl क्या है? माइनस। Na क्या है? प्लस। NO3 क्या है? माइनस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या बन रहे हैं? ये तो आयंस हैं। ये तो आयंस हैं भाई, है ना? और जब आयन बनते हैं तो अभिक्रिया कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी, बहुत तेज गति से। क्यों? इनको कोई वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आयंस बने हुए हैं, फटाफट ब्रेक हुए, फटाफट आयंस ने दूसरे के साथ बॉन्डिंग की और बॉन्ड बनने के साथ ही प्रोडक्ट बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं, यह अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती है। यानी इस अभिक्रिया को मेजर किया जाए तो इसका है 10⁻⁻⁶ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड भी इसको बहुत ही कम समय लगता है इस अभिक्रिया को होने में। तो प्रैक्टिकली इसका वेग मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो बहुत तेज गति से होती है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। क्यों हो रही है? ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? आयनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये आयनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आयंस बन रहे हैं, और आयंस बन रहे हैं तो देखिए आयंस बन रहा है Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस। तो यह बहुत तेजी से आपस में रिएक्ट करेंगे और बहुत जल्द प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं कौन सी हो गई है? आयनिक अभिक्रियाएं। अब इस तरह की अभिक्रियाओं का जो वेग है वो प्रैक्टिकली मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पे हम इसके अभिक्रिया के वेग को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आती है दूसरी तरह की अभिक्रियाएं। कौन सी?
अब हम पढ़ेंगे स्लो रेट से, वेरी स्लो, अ वेरी फास्ट पढ़ा, अ वेरी स्लो यानी कि बहुत धीरे, मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, यानी नंबर सेकंड हमने ली मंद गति से, मंद यानी बहुत धीरे, मंद गति से होने वाली मंद गति से होने वाली अभिक्रिया। सोचो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सी अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे 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 होती है, सोचा है कभी? सोचो, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट का आपस में जब परिवर्तन होता है, बहुत ही स्लो प्रक्रम, वो धीरे 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 काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, क्या इसका और उदाहरण या एग्जाम्पल है, उदाहरण मैं आपको दूं अगर, तो क्या होगा, उदाहरण होगा जंग लगना, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जंग लगना। कैसा है, आपने लोहे की बाल्टी घर में लेके आए हो, है ना, मार्केट से खरीद के लेके आए, क्या रखते ही उसमें जंग लग जाती है क्या? नहीं ना। इसका मतलब आपने देखा होगा कि बहुत टाइम बाद, कितना टाइम, 5-6 महीने, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लगते, 7 महीने भी, साल भी लग सकता है, क्या होगा, धीरे 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 उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जंग लगने के लिए क्या चाहिए, वायु और नमी, हमें पता है, और ये चीज अगर मिल गई तो जंग लग जाएगी, मतलब उसमें एक ब्राउन कलर की अलग सी लेयर आ जाती है लोहे पर, यानी कि आयरन पर, ये जंग लगना होता है। अब ये प्रक्रम जो है कैसा है, बहुत स्लो, बहुत धीरे गति, यानी मंद गति से होने वाली अभिक्रिया, बहुत धीरे, तो इसका रेट, इसका अभिक्रिया का वेग जानकर क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है, तो बहुत साल लग रहे हैं इसको, तो क्या सालों में मेजर करने लगोगे, नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पर हम किस तरह की अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें भाई, जब बहुत फास्ट का नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्लो का भी हम लोग नहीं कर सकते, तो हम ज्ञात करेंगे कैसी अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं या मॉडरेट रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मंद गति से, सॉरी मध्यम गति से, है ना, मॉडरेट यानी मध्यम, ना तो बहुत तेज ना बहुत ही स्लो, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, अब मध्यम गति से कैसी अभिक्रिया होती है, देखिए इसका उदाहरण देखते हैं हम एक बार, N2 प्लस 3H2, क्या बनेगा हमारे पास में, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। अब इसमें क्या है, देखो इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। अब होगा क्या, N और H के बीच बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से HH, तो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड बनेंगे, यानी कि ये बंध टूटेंगे, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम चलेगा वो कैसे चलेगा, मध्यम गति से, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है ना बहुत ही ज्यादा स्लो है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। और ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ये है आणविक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, आणविक, कौन सी हैं, आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो आणविक अभिक्रियाओं के लिए हम क्या देखेंगे, अभिक्रिया का वेग जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि जब हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्लो जो रिएक्शन है और बहुत ज्यादा जो फास्ट रिएक्शन है, उनके लिए प्रैक्टिकली मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम किसके लिए मेजर करें, हम मेजर करेंगे ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं यानी आणविक अभिक्रियाएं हैं, इनके लिए हम ज्ञात करेंगे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो अब इस अभिक्रिया के वेग में हम क्या देखेंगे बच्चों, अभिक्रिया के वेग में हम सबसे पहले देखेंगे औसत वेग। क्या देखेंगे, औसत वेग, ठीक है। अब देखो
जैसा कि हमने परिभाषा में क्या कहा, हमने परिभाषा में ये कहा अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई, इकाई समय में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है वही क्या है, वही हमारा अभिक्रिया का वेग है। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। देखो क्या है, जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट है, क्रिया कारक है, इससे क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखो आपने ये चीज देखी होगी, कभी भी जब हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के समय में धीरे धीरे जो भी हमने क्रिया कारक लिए हैं या जो भी हमने अभिकारक लिए वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे बच्चों, कम होते जाएंगे, है ना। यानी उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। ऐसा ही होता है ना भाई, आप कोई भी जैसे कि शक्कर ही पानी में घोलते हैं या नमक पानी में घोलते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसको घोले जा रहे हो, तो धीरे धीरे जो नमक जो है या जो शक्कर है वो अपने अस्तित्व तो खोती जा रही है ना, वो तो धीरे धीरे कम होती जा रही, यानी उसकी खुद की कंसंट्रेशन तो कम हो गई और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी उसकी सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिया कारक और उत्पाद में, तो धीरे धीरे इसकी सांद्रता में तो क्या होती है कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ तो हम बात करेंगे, यहाँ हम देखेंगे क्रिया कारक यानी कि अभिकारक की जब हम बात करते हैं तो इस अभिकारक के लिए क्या होगा, सांद्रता में क्या होगी, कमी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सांद्रता में क्या होगी, सांद्रता में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, सांद्रता में वृद्धि। भाई धीरे धीरे ये दो क्रिया कारक है या अभिकारक है आपस में मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा तो इसकी सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो जो भी प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा उसकी सांद्रता तो बढ़ती जाएगी और इसकी सांद्रता कम होती जाएगी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग ही क्या है, अभिक्रिया का वेग है क्या, अभिकारक की सांद्रता में जो भी आप परिवर्तन होगा बटे में समय, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि हम जब वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर क्या हुआ, वेग की परिभाषा हमने देखी तो क्या हुई, क्रिया कारक या फिर हम इसको लिख सकते हैं या अभिकारक, है ना, क्रिया कारक या अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय। भाई समय के साथ ही तो हो रहा है, मान लीजिए पहले समय था वो स्टार्ट ही अभिक्रिया करी तो T1 था, फिर T2 हुआ, फिर T3 हुआ, T4 हुआ, यानी कि धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है ना, अभिक्रिया शुरू कर दी हमने, अभिक्रिया शुरू कर तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी सांद्रता में क्या आ रहा है, परिवर्तन, सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और वही क्या है, अभिक्रिया का वेग। तो इसने दोनों बातें की हैं, हम क्रिया कारक या अभिकारक की सांद्रता की बात करेंगे या फिर हम किसकी बात करेंगे, या फिर वेग बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, ठीक है बच्चों। तो यानी कि क्रिया कारक की या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय और या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या फिर समय क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है औसत वेग यानी अभिक्रिया का वेग। अब औसत वेग कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हम बात करते हैं औसत वेग की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया कैसे हो रही है, देखिए A प्लस B मिल करके बना रहे हैं C प्लस D। अब मैंने कहा इसकी अभिक्रिया का वेग हमको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इसका औसत वेग, ठीक है। अब देखो क्रिया कारक है और वो क्या है, उत्पाद है। हमने क्या पढ़ा, क्रिया कारक या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, ठीक है। तो पहले हम A के लिए लिखते हैं, A हमने लिख दिया A की किस में परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में। तो सांद्रता कैसे लिखी जाएगी,
ऐसे कोष्टक के साथ, यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, टी के साथ। लेकिन क्या है, परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन कैसे दिखाया जाएगा, डेल्टा से, किससे, डेल्टा से, ठीक है, बराबर ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या है, सांद्रता कोष्टक, डेल्टा क्या है, परिवर्तन, किसके साथ, समय के साथ, समय भी तो परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो समय भी परिवर्तित हो रहा है, डेल्टा टी। तो समय के साथ में जो सांद्रता में परिवर्तन है वही क्या है, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब हम लिखेंगे बी के लिए। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बराबर का निशान, इक्वल का निशान। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया का वेग, क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया का वेग। और वेग की बात करते हैं तो सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय लिखो, या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में समय, किसी भी एक चीज को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू किसकी सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में बटे में समय डेल्टा टी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हमने क्या पढ़ा कि सांद्रता में कमी आ रही, किसके लिए आ रही है, अभिकारक के लिए। तो हमारे पास में a प्लस बी यहाँ पर क्या है, ये हमारे अभिकारक है ना, क्रियाकारक है। तो इनकी जो सांद्रता में क्या आ रहा है, परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन क्या आ रहा है, कमी आ रही, धीरे धीरे कमी आ रही। तो यहाँ पे क्या निशान लग जाएगा, माइनस का निशान, किसका निशान लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी माइनस का निशान, क्यों, क्योंकि क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता जो हो रही है वो कम हो रही है, कमी आ रही है, इसका किस लिए निशान लगाएंगे, माइनस का, ठीक है, समझ में आई। इज इक्वल टू, इसके बाद करो बराबर उत्पाद की सांद्रता यानी कि डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। अब यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, बराबर डेल्टा डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे में डेल्टा टी। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, ये इस अभिक्रिया के लिए इसका औसत वेग निकल गया है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग हमें प्रदर्शित करना है, तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। कैसे बताया मैंने, a प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। परिवर्तन किससे शुरू करेंगे, डेल्टा से, सांद्रता कोष्टक से। माइनस क्यों लगाया इधर क्रियाकारक के लिए, क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता कम हो रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, वो किस में रहेगी, प्लस में, ठीक है। एक और इसको और अच्छे से, ये तो था कि एक सिंपल रिएक्शन हमारे पास में। अब यहाँ पर अगर मेरे पास में होता है क्या, अगर मेरे पास में होता है a प्लस 2b, ये बनता है 3c। अब कैसे लिखूंगी इसकी सांद्रता, यानी कि अब इसकी अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रदर्शित किया जाए। यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना आ गया, आपको समझ में आ गया, यानी अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा बटे में समय, यही हमने उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन बटे में समय। ये तो एक सीधी सीधी रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सांद्रता में कमी आ रही है। प्लस वहां पे क्यों, क्योंकि वहां सांद्रता बढ़ रही है। अब अगर हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन है, अब इसका अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे वो देखिए। ए के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे में डेल्टा टी, माइनस लगा देंगे बराबर। अब इसके लिए क्या किया जाए, देखो जब हमारे पास में क्या है रस समीकरण गुणांक, क्या है रस समीकरण गुणांक। तो इसका जब हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो इनका भाग दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, भाग। जैसे कि यहाँ पर p के आगे कितने हैं, 2, कितने हैं 2, यानी कि 2। तो अब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 1/2 डेल्टा b की सांद्रता में परिवर्तन बटे में डेल्टा t। आगे बात समझ में, ठीक है। इज इक्वल टू c के लिए क्या होगा, वही 1/3 डेल्टा c की सांद्रता बटे में डेल्टा t, ठीक है। तो
इस तरह से जब हमारे पास में रस समितिकरण गुणांक है तो क्या करो, उस रस समितिकरण गुणांक का भाग दे दो। जैसे यहाँ दिया हमने 1/2, 1/3। क्रिया कारक के लिए हमने माइनस लगा दिया क्योंकि सांद्रता में कमी आती है, यहाँ पे हमने प्लस लगाया क्योंकि सांद्रता में वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने लिख दिया इनका औसत वेग, यानी कि कैसे इनके वेग को हमने प्रदर्शित किया है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट जो होता है, क्रिया कारक जो है या अभिकारक जो है, उसकी सांद्रता में कमी आती है, प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है, उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब यहाँ से अभिक्रिया का वेग हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्रिया कारक या अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो बटे में समय, या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन बटे में समय। रिएक्शन हमने लिखी, इसको कैसे अभिक्रिया का वेग हमने प्रदर्शित किया, इस तरह से। ठीक है, माइनस क्यों लिखा, कमी आ रही है, वहां पे वृद्धि हो रही है किसमें, सांद्रता में। ठीक है, अब परिवर्तन कैसे शो किया जाता है, डेल्टा से। भाई जैसे कि अभिक्रिया शुरू करी तो मान लीजिए 0 से टाइमिंग हमने स्टार्ट किया, जब अभिक्रिया शुरू हम कर ही रहे हैं तब 0 टाइमिंग लेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 2 सेकंड बाद कुछ और हुआ, 4 सेकंड के बाद अभिक्रिया कुछ और थी, यानी धीरे धीरे समय के साथ में, यानी T1 मान लीजिए 2 सेकंड को, या T2 मान लीजिए 6 सेकंड्स को। तो इस तरह से जो समय अंतराल है, यानी कि T2 माइनस T1, वही होगा हमारा क्या, डेल्टा टी, कि भाई इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच में ये चेंजेशन आए। ठीक है, तो यही यहाँ पर डेल्टा ए, यानी कि डेल्टा का मतलब उस टाइम कंसंट्रेशन कुछ और थी जब टाइमिंग T2 था और टाइमिंग T1 है, तब उस केस में सांद्रता कुछ और है। तो इस तरह से हम इसकी सांद्रता को प्रदर्शित, यानी अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वही अभिक्रिया का वेग है। और इस तरह से हम इसमें इसको प्रदर्शित करेंगे। प्लस का निशान नहीं लगाना है, क्या करेंगे, इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, बराबर का निशान लगाते हुए हमें इसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये है हमारी अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, चलिए अब हम किसके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें बच्चों, क्या, जब ये क्रिया कारक जब अभिक्रिया करते हैं तो इनको बोलते हैं, इनके तो होती है विलुप्त होने की दर, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं उत्पादन की दर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अभिकारक है इसके लिए हम बोलते हैं विलुप्त होने की दर, है ना, और जो उत्पाद बनता है उसके लिए बोलते हैं उत्पादन की दर, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी किस तरह से ये विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वो उसकी दर, और इधर क्या लिखेंगे हम, उत्पादन की दर। अब इसको भी हम आगे आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि औसत वेग जो है वो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारी विक्रिया है N2 प्लस 3H2। ठीक है, और क्या बना, हमारे पास में बने 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, 2NH3। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इस अभिक्रिया के लिए मुझे क्या क्या प्रदर्शित करना है, इसके लिए मुझे अभिक्रिया का वेग लिखना है ना, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करना है, क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है N2 के विलुप्त होने की दर, N2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है, और नंबर 3 H2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगी, इसका अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, N2 क्या हो जाएगा, डेल्टा पहला नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, डेल्टा N2 यानी इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे में डेल्टा T, माइनस आएगा क्योंकि क्रिया कारक है। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 है, यानी रस समितिकरण गुणांक है, तो उसका भाग लग जाएगा, तो क्या होगा, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर 2, यहाँ भी रस समिति गुणांक है 1/2, इसका भाग लग जाएगा डेल्टा अमोनिया की सांद्रता, है ना, बटे में डेल्टा T। ठीक है, अब देखो, अब
ये तो मैंने नंबर 1 तो मैंने सॉल्व कर लिया। क्या लिखा मैंने? इस अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर दिया कि कैसे प्रदर्शित करना है। इनको माइनस में लिखा क्योंकि दोनों मेरे क्रिया कारक हैं, और यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है उसके लिए मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे लिखना है N2 के विलुप्त होने की दर। नंबर सेकंड, N2 के विलुप्त होने की दर, यानी N2 ये है, इसके विलुप्त होने की दर क्या लिखेंगे? इसके विलुप्त होने की दर होगी मेरी डेल्टा N2 बटे में डेल्टा T। अब आप कहेंगे मैम आपने माइनस तो नहीं लिखा। नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जब भी हम विलुप्त होने की दर लिखेंगे या उत्पादन की दर लिखेंगे तब उस केस में रस समिति गुणांक और जो चिन्ह है इन दोनों को ही हमें प्रदर्शित नहीं करना है, इनको नहीं लिखना है। ठीक है, यानी कि जब हम लिखेंगे N2 के विलुप्त होने की दर तो क्या लिखा जाएगा? सिर्फ डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह भी नहीं आएगा और रस समितिकरण गुणांक अगर कोई है तो नहीं आएगा। देखो जैसे कि नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड में H2 के विलुप्त होने की दर क्या लिखी जाएगी? सिर्फ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T ये लिखी जाएगी। माइनस भी नहीं लिखेंगे, 1/3 भी नहीं लिखे जाएंगे। यानी कि जब भी उत्पादन की दर या विलुप्त होने की दर आपको लिखनी है तब उस केस में, यानी कि उत्पादन की दर और विलुप्त होने की दर जब हम लिखते हैं तब उस केस में हम वहां पर ना तो चिन्ह प्रदर्शित करेंगे और ना ही हम रस समितिकरण गुणांक का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना है कि किस दर से ये विलुप्त हो रहा है या किस दर से ये जो है वो बन रहा है, तो हमें सिर्फ उसी को ही प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अभिक्रिया दी जाए, बोल दिया जाए कि इसका वेग प्रदर्शित कीजिए। कैसे प्रदर्शित करेंगे? इस तरह से। ठीक है, और जब आपको लिखना है कि इसके विलुप्त होने की दर या उत्पादन की दर तो आपको इस तरह से इसको प्रदर्शित करना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया नंबर 1। ठीक है, नंबर सेकंड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। चलें, हमने ले लिया 4 मॉलिक्यूल अमोनिया की। ठीक है, रिएक्शन करवा दी 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। क्या बना मेरे पास में? 4 मॉलिक्यूल NO एंड देन 6 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, देखो एक ही मेरी इस तरह की रिएक्शन बनी है। अब इस अभिक्रिया में आपसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करना है। क्या प्रदर्शित करना है? अभिक्रिया का वेग पहला। ठीक है, दूसरा O2 के विलुप्त होने की दर, होने की दर। नंबर थर्ड NO के उत्पादन की दर आपको बतानी है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? देखो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। नंबर 1 क्या होगा इसके लिए? -1/4 डेल्टा अमोनिया की कंसंट्रेशन NH3, ठीक है, बटे में डेल्टा T। ठीक है, दूसरा बराबर माइनस में 1/5 डेल्टा O2 बटे में डेल्टा T। ठीक है, बराबर यहां लिख देते हैं, दोनों एक से हो जाए बराबर। नेक्स्ट क्या है? 4 NO 1/4 डेल्टा NO बटे में डेल्टा T। यहाँ माइनस लगाया था, यहाँ नहीं लगाया, क्यों? क्या है हमारा? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, इसी तरह से इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2O की कंसंट्रेशन बटे में डेल्टा T। तो इस तरह से मैंने क्या प्रदर्शित कर दिया? अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है O2 के विलुप्त होने की दर। O2 के विलुप्त होने की दर कौन सी है? O2। तो यहाँ पर O2 के लिए मेरे पास क्या आ रहा था? ये आ रहा था। ठीक है, तो क्या होगा इसका? नंबर सेकंड के लिए O2 के विलुप्त होने की दर क्या हुई बच्चों? डेल्टा O2 की कंसंट्रेशन बटे में डेल्टा T। ना तो मैंने माइनस का निशान लिखा, ना ही मैंने रस समितिकरण गुणांक लिखा। ठीक है, तो ये है इसके विलुप्त होने की दर। ठीक है, नंबर 3 है NO के उत्पादन की दर। तो नंबर 3 NO का उत्पादन, NO कहाँ बन रहा? ये रहा। ठीक है, क्या बनेगा? डेल्टा NO की कंसंट्रेशन बटे में डेल्टा T। ठीक है,
तो ये क्या हो गई, ये हो गई मेरे NO के उत्पादन की दर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में हुई, ये हुई हमारे औसत वेग। देखो दो तरह का वेग हम पढ़ेंगे इसमें, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, औसत वेग। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया के वेग को हम प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया का वेग हमने इस तरह से लिखा, सांद्रता में कमी हो रही है इसलिए क्रिया कारक के लिए, किसकी सांद्रता में कमी, क्रिया कारक की, इसलिए वहां क्या लिखा हमने, माइनस लिखा। ठीक है, और उत्पादन के लिए सिंपल, प्लस का निशान नहीं लगाना है, क्या लिखाओगे, इक्वल टू का निशान। क्यों लगाओगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि इकाई समय में अभिकारक, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है वही तो अभिक्रिया का वेग है। तो वही यहाँ पे सारे क्रियाकारक जो है या उत्पाद जो, उनमें से किसी भी एक को ले लो। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी विलुप्त होने की दर या उत्पादन की दर आप लिखेंगे तब उस केस में माइनस या प्लस के चिन्ह को अवॉइड करना है, नहीं लिखना है। दूसरी बात, रस समितिकरण गुणांक भी प्रदर्शित नहीं करना है। कब, जब विलुप्त होने की या उत्पादन की दर आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन जब अभिक्रिया का वेग लिखोगे तब मत भूलना हो, तब उस समय हमको लिखना है क्या, रस समितिकरण गुणांक भी और चिन्ह भी। रस समितिकरण गुणांक का क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में, ये हुई हमारे अभिक्रिया का वेग, जिसमें हमने पढ़ा औसत वेग। ठीक है,